पिछली बार हमने देखा था कि कैसे वैदिक समाज ने परिवार और गोत्र की नींव पर खुद को खड़ा किया, लेकिन 600 ईसा पूर्व तक आते आते वह दुनिया बदलने लगी थी। गांव अब सिर्फ झोपड़ियां नहीं रहे, जंगल कट रहे थे और जमीन से निकल रहा था एक नया धातु, लोहा। लोहे ने दो काम किए, उसने खेती को आसान बनाया जिससे अधिक उपज हुई, और उसने युद्ध को पहले से ज्यादा खूनी बना दिया। अब राजा सिर्फ जन का रक्षक नहीं था, वह साम्राज्य का मालिक बनने चला था। सत्ता का केंद्र बदल गया, राजा सभा और समिति के नियंत्रण से आजाद होने लगे। छोटे जन समूह अब आपस में टकराने लगे थे। यह संघर्ष जमीन, मवेशी और पानी के लिए था। इस टकराव से इतिहास का एक नया अध्याय खुला। महाजनपद काल, भारत की धरती पर पहली बार विशाल संगठित साम्राज्यों की दस्तक सुनाई देने लगी थी। लेकिन क्या इन साम्राज्यों की भव्यता के पीछे एक गहरा राजनीतिक अंधेरा छिपा था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत की भूमि पर 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे। काशी, कौशल, अवंती, कुरु, ये नाम अब सिर्फ जनजातियां नहीं थे, ये अपनी राजधानी, अपनी सेना और अपने व्यापार मार्ग रखने वाले शक्तिशाली राज्य थे। इनमें से कुछ गणराज्य थे जहां राजा नहीं बल्कि लोगों का एक समूह शासन करता था, जैसे वज्जी गणराज्य। लेकिन अधिकांश में राजतंत्र था जहां एक ही राजा की सत्ता चलती थी, और इन सब में एक राज्य धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बन रहा था, मगध। मगध की ताकत 3 चीजों पर टिकी थी। पहला, उसकी भौगोलिक स्थिति, गंगा और सोन नदियों से घिरा होना इसे प्राकृतिक सुरक्षा देता था। दूसरा, जंगलों में हाथी, युद्ध में सबसे बड़ी ताकत। और तीसरा, लोहे के भंडार, हथियार बनाने और खेती में क्रांति लाने के लिए। इन्हीं कारणों से मगध का पहला महान शासक बिंबिसार और उसके बाद अजातशत्रु हुए, जिन्होंने पड़ोसी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। भारत एकीकरण की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह एकीकरण शांति से नहीं बल्कि लोहे की तलवार और युद्ध की दहाड़ से हो रहा था। वैदिक काल में गांव ही केंद्र थे, महाजनपद काल में शहर अस्तित्व में आए। ये शहर अब केवल राजा के निवास नहीं थे, ये व्यापार, कला और सत्ता के केंद्र थे, जैसे राजगुरु, श्रावस्ती, कौशाम्बी। इस शहरीकरण ने समाज की शक्ति संरचना को पूरी तरह बदल दिया। अब ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण और युद्ध करने वाले क्षत्रिय ही सब कुछ नहीं थे। व्यापार करने वाला वैश्य वर्ग अब आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली बन गया था। नए सिक्के, माप तौल के नए तरीके, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इस आर्थिक शक्ति का टकराव पुरानी धार्मिक व्यवस्था से हुआ। वैश्य वर्ग को यज्ञों और कर्मकांडों पर होने वाला भारी खर्च अब खटकने लगा था। वे एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो सरल हो, जो कर्मकांडों के बोझ से आजाद हो और जो उनके व्यापार को आगे बढ़ने में मदद करे। यह एक ऐसी सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि थी जिसने सबसे बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए जमीन तैयार कर दी थी। जब मगध में राजनीतिक सत्ता का खेल चल रहा था, तब भारत के भीतर एक और क्रांति हो रही थी, आध्यात्मिक क्रांति। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका जन्म ऐश्वर्य में हुआ, उन्होंने संसार के दुखों को देखा और सत्य की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोध प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने एक सरल मार्ग सिखाया, मध्यम मार्ग। उन्होंने कहा, जीवन दुख है और दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। इस दुख को अष्टांगिक मार्ग द्वारा समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया। उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए, जो आम लोगों की भाषा थी, जिससे हर कोई उनके उपदेशों को समझ सके। उन्हीं के समकालीन वर्धमान महावीर ने जैन धर्म को नया स्वरूप दिया। उन्होंने अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना को परम धर्म बताया। जैन धर्म ने भी वेदों की सत्ता और यज्ञों के कर्मकांड को नहीं माना। वैश्य वर्ग के लिए यह धर्म अत्यंत आकर्षक था, क्योंकि अहिंसा का सिद्धांत उनके व्यापारिक हितों के अनुकूल था। इन दो महान शिक्षकों ने भारत के धार्मिक मानचित्र हमेशा के लिए बदल दिया। महाजनपद काल एक चौराहे पर था। एक तरफ थी बुद्ध और महावीर की नैतिक क्रांति और दूसरी तरफ थी मगध की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। गणराज्यों में स्वतंत्रता थी, लेकिन एकता नहीं थी।
वे आपस में बंटते थे। मगध के राजा अजातशत्रु ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने वज्जी गणराज्य जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। शक्ति और केंद्रीकरण की इस भूख ने मगध को भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाने की दिशा दी। राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र चली गई। यहीं से भारत के इतिहास की दिशा तय हुई। ये वह नींव थी जिस पर आने वाले सम्राट नंदवंश और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक एक अभूतपूर्व साम्राज्य खड़ा करने वाले थे। यह काल केवल धर्म और दर्शन का नहीं था। यह लोहे की तलवार, हाथियों की ताकत और एक राजा की अदम्य महत्वाकांक्षा का काल था। भारत के इतिहास का वह निर्णायक मोड़ था जहां धर्म क्रांति ने समाज को नैतिक मार्गदर्शन दिया और राजनीतिक क्रांति ने उसे संगठित कर विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनने का मार्ग प्रशस्त किया। महाजनपदों का खेल अब खत्म हो चुका था। मैदान साफ हो चुका था। मगध की सत्ता अब एक ऐसे शिखर पर खड़ी थी जहां से वह पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ने वाली थी। लेकिन यह साम्राज्य किसे मिलेगा? कौन होगा वह सम्राट जो सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत को एक धागे में पिरोएगा? अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे एक साधारण लड़का चंद्रगुप्त एक चतुर गुरु चाणक्य की मदद से मगध की सत्ता को उखाड़ फेंकता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। बने रहिए और इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य के उदय की कहानी देखिए।